हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। तो अभी तक बच्चों हम लोग पढ़े थे विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र, जिसमें हम लोगों ने अभी तक दो लेक्चर कर रखा है। और आज जो है वो हमारा तीसरा लेक्चर है, थर्ड लेक्चर। तो आज हम लोग थर्ड लेक्चर करने वाले हैं। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छा लेक्चर लग रहा होगा। तो जब भी आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो, प्लीज आप अपना नोट्स खुद से बनाते चलिए, साथ में आप क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है? और टेंशन ना ले, मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप हमारे साथ इस तरह से अगर आप चैनल पे बने रहें तो 100% गारंटी है कि आपका सिलेक्शन होना ही होना है। आपको तो बोर्ड पास करने से कोई रोक नहीं सकता। साथ साथ अगर आप नीट आईआईटी जेई अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, आप प्रिपेयर कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी। दूसरी चीज कि जैसे ही चैप्टर एक खत्म हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज जो भी हम पढ़ रहे हैं, इसकी जो जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की चैप्टर खत्म होगी, तुरंत जो है हम इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे जो न्यूमेरिकल्स होंगे, जो आईआईटी जे में पूछे होंगे, जो नीट वगैरह में पूछे होंगे। नीट से पहले जो एग्जाम हुई थी वो थी एआईपीएमटी। तो उन सब में जो भी एग्जाम्स उन सभी एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आए हुए होंगे, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो प्लीज आप लोग इसी तरह तड़का लगाते चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और आराम से हमारे साथ पढ़ते रहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 3। दूसरी चीज, मैं एक चीज और बता दूं कि जब भी यहाँ पर जिस होम टाउन से मैं बिलोंग करता हूँ टिकारी, यहाँ पर बहुत ज्यादा यूट्यूब पे टीचरों में बहुत ज्यादा कंपटीशन चल रहा है। तो खैर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मुझे उस कंपटीशन से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ तक कि कौन क्या कैसे पढ़ा रहा है, मेरे को क्या मतलब है यार, कौन क्या कैसे पढ़ा रहा है। मेरे को सिर्फ हमें सिर्फ अपना फोकस करना है। हमें सिर्फ अपना ये सिर्फ एक ही मोटिव है कि बच्चों को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, जितना अच्छे तरीके से हो सकता है समझाओ, ठीक है? तो प्लीज, अब हमें लगता है कि शायद काफी अप्रोक्सीमेट सबका कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद ही हो रखा होगा। तो आप जहां भी हो, घर पे हो, पार्क में हो, देखो अगर घर पे आपको अगर पढ़ने मन करता है, पार्क में चले जाओ। फोन लेकर आप पार्क में चले जाओ, बगीचे में चले जाओ, कहीं भी आराम से एकदम पीसफुल एरिया चूज कर लो। एकदम शांतिपूर्ण एरिया चूज करो और वहां पर आराम से कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, वीडियो देखो, अपना नोट्स बनाओ, पढ़ते चलो, ठीक है? तो एकदम इलेक्ट्रो स्टडी का तड़का लगाते चलिए, है ना? तो इलेक्ट्रो स्टडी का तड़का हम लगाते रहना है। अपन बोलता है टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने जब पढ़ रहा था, तो पहला वीडियो लेक्चर, दूसरा वीडियो लेक्चर, कि दो दो वीडियो लेक्चर हमने कर रखा है। उसमें हमने पढ़ा था कि जब किसी कांच की छड़ को जब किसी सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं, तो क्या होता है कि कांच का जो छड़ होता है वो धन आवेशित हो जाती है, और सिल्क का कपड़ा जो होता है वो ऋण आवेशित हो जाता है। क्लियर? बात समझ में आई? ओए होए, समझ में तो आ रहा है सर, बहुत कुछ समझ में आ रहा है। चलो देखो यार, ये मान लो कि ये कोई कांच का रड है। क्या है? ये मान लीजिए कि ये कांच का रड है, और यहां पर मान लीजिए कि है सिल्क का कपड़ा। देखो वीडियो हमारा लेट से आने का प्रॉब्लम क्या, वो भी मैं बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि सर वीडियो आपका बहुत ज्यादा लेट आता है। देखो मैं आपको बता दूं कि वीडियो लेट आने का रीजन ये है कि हमारा ऑफलाइन भी होता है, साथ साथ ऑनलाइन भी होता है। और तो और ऑनलाइन जो होता है, एक हमारा पेड क्लास चल रहा है, जहां पर कि बच्चे पेड करके पढ़ते हैं। लेकिन आप ये कभी मत सोचना कि हम कहीं दोनों दोनों जगह अलग अलग। वहां पर जूम पर ऐप चलता है, जूम ऐप पे वहां पे क्लास चल रहा है, यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट यूट्यूब पे। दोनों जगह मटेरियल जो है, जो कॉन्सेप्ट है, जो क्वालिटी है आपका, मतलब कि जो क्वालिटी है जो हमारे पढ़ाने का, बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। तो आप इससे टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है? तो आप आराम से पढ़ते चलो, आपको कभी भी ये चीज। अच्छा दूसरी चीज, मैं एक चीज और बता दूं कि अपना नोट्स, मैं हमेशा ये चीज कहता हूं कि अपना नोट्स खुद से बनाओ। मैं और टीचर्स की तरह मैं नहीं हूं कि मैं आपको नोट्स बना कर दूंगा कि भैया लो ये नोट्स को आप बाई करो, आप परचेज करो, 10 रुपए में, 5 रुपए में, 15 रुपए। मुझे नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आप अपना नोट्स खुद से बनाओ, पढ़ो, मजे से पढ़ो, ठीक है? तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि एक कांच का छड़ था और एक मेरे पास क्या था, सिल्क का कपड़ा था। जब इस कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से मैंने रगड़ा, तो देखा क्या कि ये जो है सिल्क का कपड़ा, वो पूर्ण रूप से क्या हो गया था, ऋण आवेशित हो गया था। माइनस 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 चार्ज इसके ऊपर आ गया था, यानी कि पूरी तरह से ऋण आवेशित हो गई थी। और ये जो कांच का जो छड़ था, ये पूरी तरह से धन आवेशित हो गई थी, यानी कि इसके ऊपर पूरी तरह से
प्लस चार्ज हो गया था। ऐसा क्यों? तो क्योंकि भैया ये जो कांच का छड़ है, इस कांच के छड़ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल निकल कर कहां जा रहे थे? इस सेल के कपड़े के ऊपर जा रहे थे। इस सेल के कपड़े के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल निकल कर इस सेल के कपड़े के ऊपर जा रहे थे। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन यहां से स्थानांतरित होकर इस सेल के कपड़े के ऊपर स्थानांतरित हो रहा था, है ना। अच्छा, ये भी बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास में जो आवेश जो होता है वो कैसा होता है, किस तरह, किस नेचर का होता है, किस प्रकृति की होती है? तो वो होती है ऋण आवेश। प्रोटॉन के पास में धन आवेश, इलेक्ट्रॉन के पास में ऋण आवेश। तो ये चीज तो मैंने बात कर ली थी इसके बारे में। इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि अगर आवेश समजातीय हो, कैसा हो? समजातीय आवेश हो, समजातीय आवेश। अब ये बात आती है कि समजातीय आवेश का मतलब यानी कि समान आवेश। समजातीय आवेश यानी कि या तो प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो। तो अगर इस तरह का आवेश होता है तो इन आवेशों के बीच में क्या होता है? तो इसके बीच में होता है प्रतिकर्षण। एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूं जो मैं पढ़ाया हूं, प्रतिकर्षण। इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि अगर विजातीय आवेश हो, कैसी आवेश हो? विजातीय आवेश, विजातीय आवेश हो। तो विजातीय आवेश में क्या हो सकता है? तो या तो प्लस माइनस हो सकता है या फिर माइनस प्लस हो सकता है। तो अगर इस तरह के अगर आवेश हो तो इनके बीच में भैया होता है आकर्षण। क्या होता है? आकर्षण। तो ये सब छोटी छोटी बातें जो है वो हो रखा था। सजातीय आवेश, विजातीय आवेश। सजातीय मतलब क्या हो गया? समजात, समान जात वाले दोनों प्लस प्लस में होंगे या फिर दोनों माइनस माइनस में होंगे। विजातीय का मतलब क्या होगा? मतलब कि विपरीत जात वाले, अलग विपरीत जात। तो प्लस का विपरीत माइनस और माइनस का विपरीत प्लस, दोनों विपरीत आवेश हैं। तो देखो ऐसे भी देखता है, ऐसे भी देखो घर में गोतनी में खूब लड़ाई हो जाएगा। जो एक एक घर के दो अगर जैसे मान लो कि किसी घर में गोतनी गोतनी में खूब लड़ाई होगा, उसको ढकेलेगा, उसको ढकेलेगा, यानी कि वो उसके ऊपर लांछन लगाएगा, वो उसके ऊपर लांछन लगाएगा। तो गोतनी में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लड़ाई होता है, लेकिन वही गोतीवा दूसरे का गोतीवा से खूब प्रेम रखेगा। अहिं जी तोरा ही सब ठीक हो जी, इतना ज्यादा प्रेम मत कहो। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है। देखो दोनों का समान जाति है, दोनों गोतनी है, प्लस प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस, तो दोनों में क्या हो रहा है? खूब लड़ाई झगड़ा, दोनों प्रतिकर्षण और दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहा है। यहां पर क्या है? यहां पे दोनों विपरीत आवेश है, दोनों एक दूसरे से विपरीत आवेश है, दोनों गोतिया है। यहां पे गोतनी था, यहां पर गोतिया है बगल का। तो यहां पे क्या हो रहा है? आकर्षण हो रहा है। बात समझ में? यहां पर क्या हो रहा है? आकर्षण हो रहा है। ये चीज, ये सब छोटी छोटी बातें जो है वो हमने पढ़ लिया था। इसके साथ साथ मैंने ये बताया था कि आवेश को हम Q से दर्शाते हैं। आवेश को हम कैसे दर्शाते हैं? Q से दर्शाते हैं। इसके बाद फिर मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश का मान होता है वो होता है -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम। ये चीज भी मैंने बताया था। और प्रोटॉन के लिए अगर ये लिखेंगे तो इसका क्या लगा देंगे? सिर्फ प्लस लगा देंगे, प्रोटॉन के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज, ये सभी चीजों के बारे में बात हो गई थी। अब हुआ क्या बच्चों, यहां से ध्यान से सुनिएगा। यहां से एक बहुत अच्छा मैं स्टोरी आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान से यहां से सुनने का। यहां से आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज है, आपका क्लास जो है यहां से स्टार्ट हो रहा है। लेक्चर नंबर 3 का मेन क्लास जो है वो यहां से अब स्टार्ट। तो प्लीज जो बच्चे अपने गर्लफ्रेंड की यादों में खोए हुए, प्लीज उन यादों से बाहर आ जाइए, क्योंकि जब तक आप उनकी यादों में खोए रहेंगे, देखो बेटा मैं एक चीज मैं क्लियर कर रहा हूं। देखो अगर कहीं गर्लफ्रेंड का याद है ना तेरे पास, तो सोच लो कि तेरा नसीब जो है ना वो खराब है। क्यों? नसीब मूवी देखा है? हर कोई बाप अपने बेटी को पढ़े लिखे इंसान को देना चाहता है, ठीक है ना। और जब तुम पढ़ोगी नहीं, लिखोगी नहीं, तो फिर कौन अपना बेटी तुम्हें देना चाहेगा? तो प्लीज इस बात को समझो, नहीं तो फिर वही गाते फिरना, नसीब में नहीं था जो मुझको मिला नहीं। तो वो तो खैर फिल्मी रोल था, ये रियल लाइफ हो, वो रियल लाइफ थी, ये रियल लाइफ है। तो प्लीज बात को समझो। तो यहां पर क्या है, आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, हेडिंग लगा लीजिए, आवेश का संरक्षण। आपने पढ़ा होगा ऊर्जा का संरक्षण, आत्मा का संरक्षण। आत्मा का संरक्षण क्या आपने पढ़ा है? आत्मा संरक्षण आपने जब पढ़ा होगा, गीता पढ़ा होगा, भागवत गीता जब आपने पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा श्री कृष्ण जो है अर्जुन को अपने मुखारविंद से, यानी कि मुख से, अपने मुंह से कथा सुनाते हैं। उस वक्त कहते हैं क्या
कि आत्मा ना ही जीवित होती है ना ही मृत होती है, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में सिर्फ क्या होता है, स्थानांतरित होती है, यानी कि ट्रांसफर होता है। यानी कि हमारा जो आत्मा है वो कभी मरता नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक शरीर जब हम मरते हैं, या बाय द वे अगर हम मर गए तो मरने के बाद हमारी आत्मा हमारे शरीर को छोड़कर किसी और शरीर को धारण कर लेगी। ठीक वहीं से एनर्जी कंजर्वेशन भी आता है। एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, कि ऊर्जा ना तो नष्ट होता है और ना ही उसको बनाया जाता है। जिस तरह से आत्मा ना तो नष्ट हो रही थी और ना ही उसे बनाया जा रहा था, उसी तरह से ऊर्जा ना तो नष्ट होता है और ना ही बनाया जाता है, उसे सिर्फ एक से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जाता है। यह था ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आवेश का संरक्षण। किसका पढ़ रहे हैं? आवेश का संरक्षण। तो यहां पर जब रगड़ा रगड़ी हुआ, रगड़ा रगड़ी मतलब समझने का नहीं, यहां पे रगड़ा रगड़ी ये कांच का छड़ और सिल्क के कपड़ों के बीच में जब घर्षण हुआ, रगड़ा रगड़ी हुआ, तो देखा क्या गया कि इसके ऊपर जो माइनस चार्ज, जो सिल्क के कपड़े के ऊपर जो माइनस चार्ज आ रहा है, माइनस जो ऋण आवेश आ रही है, ये ऋण आवेश कोई बन नहीं रहा है, कोई नया उत्पन्न नहीं ले रहा है, बल्कि इस कांच की छड़ से ट्रांसफर हो रहा है, स्थानांतरित होकर इस कपड़े के ऊपर आ रही है। अब हुआ क्या कि इस कचवा के छड़वा से जो सिसवा का जो छड़ था, इस छड़ से जो भी इलेक्ट्रॉन्स, जो भी सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जो उसके आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही ट्रांसफर हो सकता है। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो रहा था तो इसके पास में प्लस चार्ज क्या हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। तो प्लस चार्ज बहुत ज्यादा, यानी कि इसके पास में प्रोटॉन बहुत ज्यादा। अब फाइनली जो है वो पूरी तरह से धन आवेशित, और ये जो है इसके पास में ऋण आवेश। और यहीं से हमें मालूम पड़ा आवेश संरक्षण, आवेश का संरक्षण। और यहीं से हमें मालूम पड़ता है कि आवेश का संरक्षण क्या है। तो आवेश का संरक्षण क्या है कि वो कहता है कि आवेश को बिल्कुल उसी की तरह, ऊर्जा की तरह ही, कि आवेश को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कि आवेश को ना तो आवेश का ना निर्माण किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक वस्तु, कौन सा? एक छड़। तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु, कौन सा? सिल्क के कपड़ा पर। तो इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या होता है? स्थानांतरित किया जाता है। और इस तरह से स्थानांतरित जो किया जा रहा है, इसी को हम बोलते हैं एक लाइन में, इसका एक लाइन में, एक वर्ड में इसे हम क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं आवेश का पुनर्वितरण। क्या बोलते हैं उसको? आवेश का पुनर्वितरण। तो आवेश कभी बनता नहीं है, बिगड़ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आवेश का पुनर्वितरण होता है। ठीक है। तो यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि आवेश का संरक्षण, तो इसमें क्या हम लिखेंगे? तो इसमें लिखेंगे कि आवेश का न निर्माण होता है और न ही नष्ट होता है। देरी होगा यहाँ क्लास में। इसे तो स्टार्टिंग आधा घंटा पहले सिर्फ तभी आधा घंटा लगेगा। ताजा है लेकिन फिर चल देना। एक वस्तु से आ रहा है रुपये की जाए दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित, और जल्दी इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है। क्या कहता है कि आवेश का न निर्माण होता है और ना ही नष्ट किया जाता है, इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जाता है। यही था आवेश का संरक्षण। और ये कहां से मिला? तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा प्रूव हुआ है। जी हाँ, एक्सपेरिमेंटली ऐसा प्रूव हुआ है। और आप यहां से भी देख सकते हो। और तो और जो यहां पे जो लिखा हुआ है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर जो स्थानांतरित जो हो रहा है, इसी प्रोसीजर को हम बोलते हैं आवेश का पुनर्वितरण। तो हम ऐसा भी यहां पे लिख सकते हैं कि इसमें क्या होता है? तो आवेश का पुनर्वितरण होता है, कि आवेश का
आवेश का पुनर्वितरण होता है। ठीक है। अच्छा, और ये सब जो भी कहानी जो चल रहा है, आवेश संरक्षण का जो भी कहानी चल रहा है कि आवेश ना तो बन रही ना बिगड़ रही, सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित हो रही, यानी कि आवेश का जो है वो पुनर्वितरण हो रहा है। तो ये सब जो जितनी भी ये कहानी है, इस सब के सब आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। आइसोलेटेड सिस्टम समझ में आता है? आइसोलेटेड सिस्टम जिसको हम बोलते हैं विलगत निकाय, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विलगत निकाय। विलगत निकाय का मतलब क्या होता है? मतलब कि जैसे देखो, सिस्टम और ऑब्जेक्ट में अंतर है। सिस्टम और ऑब्जेक्ट में जैसे देखो, बहुत सारे पिंड, बहुत सारे वस्तु, बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। जिस तरह से हमारे शरीर में कैसा है, हमारे शरीर में पाचन तंत्र अलग है ना, और श्वसन तंत्र अलग, नर्वस सिस्टम अलग, यानी कि हमारे शरीर में भी बहुत तरह के सिस्टम है। और उन सभी सिस्टम का जो निर्माण हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ? तो उन सभी सिस्टम का निर्माण कहीं ना कहीं बहुत सारे अंग मिले, बहुत सारे अंग मिले, और सब अंग मिलकर एक सिस्टम बनाया। तो उसी तरह से ये जो आवेश संरक्षण का जो कहानी है, एक खास करके किसी न किसी, एक खास करके एक आइसोलेटेड, एक विलगत निकाय के लिए एक मतलब ये कहानी कहा गया है। ठीक है। तो आप ये ऐसा भी कह सकते हो कि आवेश संरक्षण क्या है, तो आवेश संरक्षण में आप ऐसा भी लिख सकते हो कि किसी विलगत निकाय में आवेश का न तो निर्माण होता है और न ही नष्ट होता है। इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जाता है, और इसी स्थानांतरण को हम क्या बोलते हैं? आवेश का पुनर्वितरण। क्लियर? अच्छा, अब इसको समझो। मान लो कि आप एक सिस्टम बना लो, ये लीजिए, एक कोई कांच का एक बक्सा है। इस बक्से में छोटा छोटा हम गोला डाल दिए, 1 गो 2 गो 3 गो, और डालना है डाल दो, लो 4 गो डाल दिए, ये लो। मान लीजिए कि इस गोले पर जो आवेश है वो है +3 कूलम, इस पर है +4 कूलम, इस पे है -2 कूलम, इस पर है +1 कूलम। ठीक है। अब क्या किया गया, अब देखो ये क्या है, ये जो इसकी जो बाहरी जो परत, ये जो बक्सा जो बना है, किसी का बना है? कांच का बना है। बक्सा किसका बना है? कांच का। और एक कांच का क्यों है सर, या फिर प्लास्टिक का? कांच लो प्लास्टिक लो, यानी कि ऐसा कोई बक्स, एक इसकी बाहरी लेयर इस तरह का कुछ होना चाहिए जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ना हो, जिसमें करंट फ्लो ना हो। आप सीधी सी भाषा में समझो, जिसमें करंट फ्लो ना हो। अब क्या हुआ कि कांच के एक हमारे पास एक कांच का बक्स है, उस कांच के बक्स में इस तरह से छोटे छोटे गोलियां डाली हुई है, और उन गोलियों के पास में आवेश है। तो एक के पास में +3 कूलम है, दूसरे के पास में +4 कूलम है, तीसरे के पास में +1 कूलम है, चौथे के पास में -2 कूलम है। ठीक है। अब क्या किया गया कि सबको डालने के बाद बक्सावा के खूब धर के इसे 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 हिलाया गया, है ना। खूब इसको हिलाओ, जितना ज्यादा हिला सकते हो हिलाओ, बेटा इधर हिलाना है। ठीक है। अब इसको खूब हिलाओ। तो जब हिलाओगे तो क्या होगा कि जिसके अंदर जो कांच, इसके अंदर जो बॉल जो डाला है, जो मेटल का, जो धातु का जो बॉल होगा, उसके बीच कहीं ना कहीं घर्षण होगी, और घर्षण होने के वजह से इन सब के बीच में आपस में क्या होगा? आवेश का स्थानांतरण होगा, यानी कि आवेश का पुनर्वितरण होगा। हम क्या कहेंगे कि आवेश का क्योंकि आवेश का स्थानांतरण का मतलब यही हुआ ना कि आवेश का पुनर्वितरण, आवेश यहां से वहां चला गया, तो आवेश का क्या हुआ? पुनर्वितरण होगा। और जब ऐसा करने के बाद जब उस बक्सावा को देखा गया, तो इसमें देखा क्या गया कि ये लो, यही वाला बक्सा फिर से बना लो, 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल, ये लो यहां पर है 4 बॉल, क्योंकि कोई जरूरी थोड़ी कि बॉल वाइस ही रहेगा, यहाँ हिलाने के बाद कहीं भी कोई बॉल जा सकता है। देखा गया कि इसके ऊपर जो चार्ज था वो था +2 कूलम, इसके ऊपर जो चार्ज था वो था +3 कूलम, इसके ऊपर जो चार्ज था वो था +2 कूलम, और इसके पास में चार्ज कितना था ये पता नहीं। इस वाले बॉल के पास में चार्ज कितना है वो किसी को पता ही नहीं। अब हुआ फेरा, अब हुआ कि यही भाई, इस बॉल के पास में भी आवेश कितना है पता चल गया, इस बॉल के पास में भी आवेश पता है कि कितना है वो भी मालूम है, इसके पास में भी आवेश पता, कितना आवेश है वो भी पता है, लेकिन इस बॉल के पास में आवेश कितना है पता ही नहीं। अब हुई लफड़ा। अब यहीं पर हम इसका उपयोग करेंगे, आवेश संरक्षण को। आवेश संरक्षण क्या करता है कि किसी विलगत निकाय में, विलगत निकाय का मतलब क्या हो गया? आइसोलेटेड सिस्टम। तो किसी विलगत निकाय में आवेश ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है।
वो सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होते हैं, जिसको हम पुनर्वितरण कहते हैं। यानी कि जितना आवेश यहां पर होगा, जितना आवेश यहां पर होगा, उतना ही आवेश यहां पर होनी चाहिए। और आवेश कहीं ना कहीं इन्हीं बॉलों के बीच, इन्हीं गेंदों के बीच में ट्रांसफर हुआ होगा, इन्हीं गेंदों के बीच में ट्रांसफर हुआ होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कांच का बना हुआ है, शीशे का बना हुआ है बक्सा, तो बक्से में तो आवेश गया नहीं होगा। अब यहां से हमें मालूम पड़ा, अब यहां से हम क्या लिख देंगे कि यानी कि मान लो कि ये बॉडी ये है और इसको हम बॉडी बी कर दे, ठीक है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ए में कुल आवेश, ए में कुल आवेश, थोड़ा साउंड थोड़ा कम रखिए। तो ए में कुल आवेश बराबर बी में कुल आवेश, ठीक है। अब ए के पास में जितना आवेश होगा उतना ही आवेश किसके पास, बी के पास में होनी चाहिए। अब ए की आवेश को कैसे हम निकालेंगे, कुल आवेश तो कैसे निकालते हैं, हम पढ़ाए थे कि आवेश जो होता है वो योगात्मक आवेश का योगात्मक रूप बताए थे कि आवेश को सिंपली जो हम क्या करते हैं, बीजगणितीय योगफल की तरह इसको हम जोड़ देंगे। तो कितना कितना है, +3 कूलाम, यानी कि इस तरफ जो आवेश है वो कितना है 3 कूलाम, प्लस फिर 4 कूलाम यानी कि 4 कूलाम, यहाँ पर 1 कूलाम, प्लस यहाँ पे कितना है -2 कूलम, तो ये हो गया -2, ठीक है। और ए बराबर होना चाहिए किसका, इसके बराबर। तो इस तरफ कितना है, तो इस तरफ 2 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस 2 कूलम, और इसके पास में आवेश कितना है किसी को पता नहीं, तो वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप हम सिर्फ क्यू लिख दीजिए, यानी कि यहाँ पर आवेश कितना है वो हम मान लिए क्यू, ठीक है। तो यहां से देख लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 + 4 + 1, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और इस तरफ 2 2 4 और 3 7 प्लस क्यू, ठीक है। अब इसको भी जोड़ लीजिए, 4 3 7 7 1 8 8 माइनस 2, तो हो गया 6 बराबर 7 प्लस क्यू, और यहाँ से क्यू बराबर मिल जाएगा क्या कि 6 - 7 बराबर -1 कूलम, यानी कि इसके पास में जो आवेश होगा वो कितना होगा, इस बॉल के पास में, तो वो आ जाएगा -1 कूलम, कितना, तो सिर्फ और सिर्फ -1 कूलम आवेश। अच्छा, मैंने क्या कहा, एक चीज और, मैंने क्या कहा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का संरक्षण क्या बताता है, तो आवेश का संरक्षण कहता है क्या कि यहां पर जितना आवेश है उतना ही आवेश कहाँ होना चाहिए, यहां पर भी होना चाहिए। अब हम देखते हैं, चेक करिए क्या यहां का आवेश और यहां का आवेश दोनों का समान आवेश है या नहीं, थोड़ा चेक करो यहाँ पे। तो यहां पर टोटल आवेश, कुल आवेश यहां पर कितना है, तो यहां पर तो कुल आवेश देख लीजिए, यहाँ पे पता है हमें कि यहां पर जो कुल आवेश है वो कितना है, वो है 6 कूलम। कैसे, तो देखिए 3 कूलम 4 कूलम, तो 4 और 3 7, और ये एक 8, और 8 - 2, तो कितना हो गया 6, और 6 कैसा, यानी कि +6 कूलम, इसके पास जो फाइनल चार्ज है वो कितना है +6 कूलम, यानी कि +6 कूलम। अब यहां पर देखिए, यहां पर थोड़ा, यहां पर है 2 कूलम और 3 कूलम, तो 3 2 5 5 और 2 7, ठीक है। और 7 जिसके पास में आ गया -6, तो 7 सॉरी -1 कूलम, तो 7 - 1 कितना हो गया 6, तो यानी कि यहां पर भी +6 कूलम। तो यानी कि जब इस बॉल की, जब इस गेंद के पास में आवेश -1 कूलम होगा, तो और फाइनली इस पूरे सिस्टम में जो आवेश जो है इस तरफ भी +6 कूलम, और इस सिस्टम में भी आवेश जो है वो कितना +6 कूलम। तो ये था आवेश का संरक्षण, ये था आवेश का संरक्षण, ठीक है। धन्यवाद स्टूडेंट। इसके बाद पढ़ना है आवेश का क्वांटीकरण। चलिए जल्दी से इसका इसके बाद फिर आय की बात करते हैं, जैसे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आय की बात करते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक वो है आवेश का क्वांटीकरण, जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आई थिंक कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का नाम पहली बार सुन रहे होंगे, वाली चीज। लेकिन देखो फिजिक्स में कहीं ना कहीं बहुत सारा क्वांटाइजेशन आपको पढ़ना है, एनर्जी का, लाइट का, देखो फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे कंडीशन है जहाँ पर क्वांटाइजेशन आपको, वो वहां पर फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो कहीं ना कहीं क्वांटाइज्ड हो जाता है, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन कोई नई चीज नहीं है।
आपको एनर्जी का क्वांटाइजेशन पढ़ना है, एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन पढ़ना है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑर्बिट में जब रोटेट कर रहा होता है सर्कुलर पाथ पर, तो वहां पर भी आपको क्वांटाइजेशन पढ़ना है। ठीक है, तो यहां पर अब हम जो नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आवेश का क्वांटिमीकरण। क्वांटिमीकरण, आवेश का क्वांटिमीकरण। तो अगला जो है वो हेडिंग लगा लीजिए, आवेश का क्वांटिमीकरण। देखो, आवेश का क्वांटिमीकरण ये कहां से आया? सबसे पहले तो इसके ऊपर फैराडे ने, आप लोग सुने होंगे फैराडे लॉ, आप लोग को पढ़ना भी है, पढ़ाएंगे फैराडे लॉ। तो सबसे पहले इसके ऊपर आवेश के क्वांटिमीकरण के ऊपर सबसे पहले जो है वो फैराडे ने भी कहा था, सुझाव दिया था क्वांटीकरण के लिए, जो कि, और इसके बाद जो है वो फाइनली जो है 1912 ईस्वी में मिल्टन ने, कब? 1912 ईस्वी ने मिल्टन नामक साइंटिस्ट ने जो है आवेश के क्वांटीकरण का जो है फाइनल रूप से इसका प्रस्ताव जो है वो रखा, यानी कि दिया फाइनल। यानी कि आप ऐसा भी कर सकते हो कि फाइनली जो है वो आवेश के क्वांटीकरण जो है वो मिल्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, आवेश का क्वांटिमीकरण का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये सोचो। देखो, जब आप मार्केट में कभी जाते हो, और मार्केट में कभी जाते हो तो बाय द वे आपको पेन खरीदना है या कॉपी खरीदना है, तो आप क्या करते हो? या तो एक कॉपी खरीदोगे, दो कॉपी खरीदोगे, 3 4 5 6 7 8, कुछ ना कुछ एक फिक्स्ड वैल्यू में खरीदोगे। लेकिन सॉरी, जहां पे कुछ लोग हरकत कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा, खैर। तो आवेश का जो, हाँ, क्वांटिमीकरण, तो क्वांटिमीकरण में क्या होता है कि जैसे कि जब आप एक कुछ ना कुछ अगर शॉपिंग करने के जाते हो तो वहां पे आप कहीं ना कहीं एक फिक्स्ड अमाउंट में कुछ चीज बाइक परचेज करते हो, या कलम खरीदना हो, कॉपी खरीदना हो, तो कहीं ना कहीं आप या तो एक पेन लोगे, 2 पेन लोगे, 10 पेन लेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं आप एक फिक्स्ड अमाउंट में लेंगे। कभी ऐसा तो नहीं कि आप आधा पेन लेके चले आए या आधा कॉपी लेकर आए। तो जब भी लेंगे तो आप एक फिक्स्ड अमाउंट में लेंगे, और वही फिक्स्ड अमाउंट को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन, उसी को हम बोलते हैं क्वांटिमीकरण। तो आवेश भी जो होता है वो कहीं ना कहीं एक फिक्स्ड अमाउंट में होता है, कहीं ना कहीं एक फिक्स्ड अमाउंट में होता है। यानी कि कहने का मतलब कि आवेश जो है, अगर आवेश किसी वस्तु पर, जहां पर क्या था कि आवेश जो था वो स्थानांतरित हो रहा था, तो यहां पर जो आवेश जो स्थानांतरित हो रहा था, तो आखिर यहां से कितना आवेश निकलकर इसके ऊपर जा रहा है, इस सिल्क के कपड़े के ऊपर जा रहा है। तो इस बात की निष्कर्ष जो है वो इसी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश के क्वांटिमीकरण से पता चलेगा, क्योंकि क्वांटाइजेशन से ही पता चलेगा। मैंने क्या कहा कि जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं तो फिक्स्ड अमाउंट में खरीदते हैं। ये 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, 8 पेन, 10 पेन, ये कॉपी, 2 कॉपी, 10 कॉपी। कभी आपने आधा कॉपी नहीं किया, आधा कॉपी आप रखो भैया, आधा हमको दे दो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आवेश भी कहीं ना कहीं जब यहां से, जब इसके ऊपर ट्रांसफर होगा, स्थानांतरण होगा, या आवेश की पुनर्वितरण होगी, तो जब भी पुनर्वितरण, तो या तो एक आवेश होगा, 2 आवेश होगा, 3 आवेश होगा, 4 5 6 7 8 9 10, कहीं भी आधा आवेश, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, इस तरह से आवेश का स्थानांतरण नहीं हो सकता। और इसी को कहते हैं हम आवेश का क्वांटिमीकरण। इसी को हम कहते हैं आवेश का क्वांटिमीकरण। आवेश के क्वांटिमीकरण में सबसे पहला चीज, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? तो वो क्या है? कहता है कि आवेश हमेशा स्मॉल ई, ध्यान रखना है क्या है ये, स्मॉल ई। तो ई के पूर्णांकी गुणज के रूप में होता है। आवेश जो है वो हमेशा ई के पूर्णांकी गुणज के रूप में होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे माथा खजुआ रहे होंगे कि ई के पूर्णांकी गुणज, आखिर ई कहां से आ गया? ई वाला ई जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ई है, बात समझ में आया? ये जो छोटा वाला जो ई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना?
ये क्या मजा है, क्या बात। तो यहाँ पर ये जो ई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ई का मतलब क्या वो समझो। इलेक्ट्रॉन आपने सुना होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सबसे जो फ्री रहने वाला जो कण है, सबसे फ्री रहने वाला जो पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होती है, इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर जो सबसे फ्री स्वतंत्र रूप से रहने वाला जो आवेश है वो है ई। और जिसकी वैल्यू, ई की वैल्यू होती है कितना, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। और एक किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। और इलेक्ट्रॉन पर कैसी आवेश होती है, तो वो होती है ऋण आवेश। तो इसके लिए हम यहां पर क्या इसके आगे लगा देंगे, माइनस, क्या लगा देंगे, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। ठीक है। अगर यही अगर हम प्रोटॉन के लिए लिखे तो क्या लिखेंगे, तो प्रोटॉन में हम प्लस कर देंगे, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। कुछ बच्चे यहाँ पे हरकत कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि एकदम लाफा लगा दे। हद है। एक तो इसे ऐसा ऐसा लेकर, एक तो सब मतलब कि खैनी बैनी खा के बैठेगा और थू थू करेगा। चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पर सॉरी, तो यहाँ पर ई का मतलब क्या हुआ, तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाले आवेश, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश जो होता है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल स्वतंत्र रूप से जो रहने वाला आवेश है, यही है, ई है। अच्छा, एक चीज और, क्या इलेक्ट्रॉन से भी क्या कोई छोटे पार्टिकल होते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन से भी कोई छोटा कण होता है? हाँ होता है, क्वार्क। क्वार्क, एंटी क्वार्क इलेक्ट्रॉन से भी छोटा होता है। तो फिर हम इलेक्ट्रॉन की, तो फिर हम उस क्वार्क को ही हम मूल इकाई क्यों नहीं कहते, इलेक्ट्रॉन को ही क्यों कहते हैं, ये भी एक सवाल उठता है ना। तो देखो, जहां तक कि ऐसे तो आप लोग के सिलेबस में है नहीं, लेकिन थोड़ी सी मैं इसके ऊपर प्रकाश डालता हूं, मतलब कि इसको थोड़ा मैं यहाँ पे जिक्र कर देता हूं। देखो, इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं ना कहीं स्वतंत्र रूप से रह सकता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री स्टेट, यानी कि बिल्कुल फ्री, जो फ्री स्टेट में रहता है, रह सकता है। लेकिन वही जो क्वार्क जो है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। क्वार्क जो है वो स्वतंत्र रूप से नहीं रहता, और इसीलिए हम हमेशा इलेक्ट्रॉन 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 को हम मूल कण के रूप में लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर ई कितना, तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, यानी कि आवेश के क्वांटमीकरण क्या कहता है, कि आवेश हमेशा ई के पूर्णांकी गुणज के रूप में होता है। यानी कि आवेश, यानी कि Q जो है वो ई के पूर्णांकी गुणज के रूप में। यहां से बनता है एक फॉर्मूला कि Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस एन ई, जहां पर Q क्या है, आवेश, नेट आवेश, E क्या है, तो E का जहां पर वैल्यू है, तो बता ही दिए कि E की वैल्यू क्या है, तो वो है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। चाहो तो आप इसको प्लस में भी लिख सकते हो, अगर आप प्रोटॉन के लिए लिखोगे तो यहाँ पे आप प्लस में भी लिख सकते हो। ठीक है। इसके साथ साथ N क्या है, तो N है नंबर। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रही है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर प्रोटॉन ट्रांसफर हो रही है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो इलेक्ट्रॉन कितने, जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में, कहां गया, हाँ ये है साली का रुमाल, किसके, तुम्हारे साली का है। हाँ चलो देखो, जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको -1 कूलम, अगर किसी वस्तु के ऊपर -1 कूलम आवेश स्थानांतरित करना है, तो इस -1 कूलम आवेश के लिए आपको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, कितना इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे Ne, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस ए, तो यहाँ पे हम लिख दिए -Ne हम लिख सकते हैं, या फिर Ne। ठीक है। अब -1 कूलम बराबर एन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई का मतलब क्या है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है कितना है, वो है -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। माइनस से माइनस कटे, सॉरी कूलम से कूलम कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा, तो यहां से आ जाएगा कि 1 इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 एन, और यहां से एन की वैल्यू हो जाएगी 1/6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो जब यहां से आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको सिंपली जो है वो 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, इतना इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रांसफर होगा तब जाकर आपको -1 कूलम आवेश मिलेगा।
तो कहने का मतलब कि यहाँ पर एन का मतलब क्या होता है, यानी कि एन का मतलब हो गया संख्या कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रही या फिर कितना प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा, ठीक है। तो ये होता है माइनस का मतलब, ठीक है। बाकी जो है वो आवेश के क्वांटमीकरण के ऊपर हमें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा हमें एक इसेंशियल वर्क भी है। तो आज के लिए बस इतना, तब तक के लिए बाय। इसी तरह 5 वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।